केमिस्ट्री के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आज हम 5 चैप्टरों को मिलाकर आज हम जितने भी उसके 3 नंबर वाले महत्वपूर्ण लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे उन सभी को देखने वाले हैं। वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है ना, उससे बाहर नहीं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, हम आपके बोर्ड एग्जाम की एक अच्छी रणनीति के तहत, एक सही रणनीति की तहत तैयारी यहां पे हम करा रहे हैं। कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने केमिस्ट्री का चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के सभी 3 नंबर वाले प्रश्नों को कराए थे हमने। आपने सभी ने उस पर बहुत ज्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाया, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आज हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं, मतलब चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 10 तक, मतलब आज हम 5 चैप्टरों को मिलाकर आज हम जितने भी उसके 3 नंबर वाले महत्वपूर्ण लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे उन सभी को देखने वाले हैं। मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, जो स्टूडेंट सीरियस है अपने बोर्ड एग्जाम के प्रति, जो चाहते हैं आगे बढ़ना, जो चाहते हैं टॉपर बनना, वो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अब एक एक करके क्वेश्चन को हम देखते हुए यहां पे चलेंगे। सभी को हमने एक एक क्वेश्चन को ले लिया है। मैं पहले ही कह दूं, हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है ना, उससे बाहर नहीं। तो कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, सभी स्टूडेंट नोट डाउन करते हुए चलिएगा। चलिए जी, तो यहां पे हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि हेलो एल्केन की विलोपन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहां पे हमसे क्या बात कहा गया, यहां पे हमें कह रहा है कि मतलब विलोपन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हमें क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है उसको हमें बताना है, ठीक है ना। तो चलिए जी, सबसे पहले विलोपन अभिक्रिया क्या होता है। तो इसमें देखिए, हमने इसमें 4 पॉइंट लिख दिए हैं अंतर में, इसमें भी 4 पॉइंट, एक एक पॉइंट्स को आपको लिख लेना है, ठीक है ना। मैं आपको बता भी दे रहा हूं। चलिए, सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है कि विलोपन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक ही अणु, यहां पे अणु होना चाहिए इस तरीके से, तो एक ही अणु से क्या होते हैं, 2 परमाणु या 2 समूह निकल जाते हैं, ठीक है ना। और द्विबंध मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनता है, द्विबंध बनता है, ठीक है ना। अभी हम एग्जांपल समझाएंगे तो समझ में आएगा। केवल अभी याद रखिएगा कि इसमें कोई एक अणु होगा ना, वो 2 परमाणु या 2 समूह निकल जाता है, ठीक है ना। मतलब कोई एक अणु है तो ये इससे क्या होगा, 2 परमाणु निकलेंगे या 2 समूह निकल जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसमें क्या होता है, इसमें अणु में एक परमाणु या एक समूह की जगह दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है। मतलब क्या है कि इसमें क्या होता है, कोई एक अणु है, ठीक है ना। मतलब अगर हम एग्जांपल से थोड़ा सा इसको समझाना चाहें तो इसमें क्या बात बताया गया कि इसमें कोई अणु है, जैसे कि H2O है, तो इसमें ये एक अणु है, तो अणु में क्या है, हाइड्रोजन परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु है। तो एक अणु में उपस्थित जो परमाणु होते हैं उनमें से कोई एक परमाणु हट जाएगा, जैसे ऑक्सीजन हट गया और यहाँ पे कोई अदर परमाणु यहाँ पे आकर जुड़ गया, जैसे कि N जुड़ गया, ठीक है ना। तो N यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हमने कहा कि अणु में एक परमाणु या समूह की जगह पर, एक परमाणु या समूह की जगह पर दूसरा परमाणु या समूह आ जाएगा, दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है, ठीक है ना। किसमें, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन मतलब हटा देना, वही तो है ना प्रतिस्थापन। अभी हम एग्जांपल से समझाएंगे, बस पॉइंट वाइज हम आपको बस केवल समझाने का यहाँ पे एक बार पढ़ के सुना दे रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे कह रहा है विलोपन अभिक्रिया में कि इस अभिक्रिया में एकल बंध द्विबंध बनता है, मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड बनता है और डबल बंध भी बनता है। परंतु प्रतिस्थापन अभिक्रिया में बंध का प्रकार नहीं बदलता, केवल समूह बदलता है। मतलब इसमें बंध का प्रकार नहीं बदलता, जो है वही है जी, परंतु इसमें क्या बदलता है, केवल समूह बदलता है, ठीक है। इसमें एकल बंध और द्विबंध, सिंगल बॉन्ड और डबल बंध दोनों बनते हैं। अगला यहां पर आ रहा है, इस अभिक्रिया में एल्कीन बनता है। मतलब विलोपन अभिक्रिया में क्या बनता है, एल्कीन बनता है, और प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या बनता है, नया यौगिक बनता है, ठीक है ना। पर एल्कीन जरूरी नहीं, मतलब इसमें नया यौगिक बनेगा, एल्कीन भी बन सकता है, बट जरूरी नहीं कि एल्कीन ही बनेगा। परंतु इसमें विलोपन अभिक्रिया में एल्कीन ही बनेगा, यह जरूरी बात है,
ठीक है। अगली बात विलोपन अभिक्रिया में कि इसमें अधिक ताप, एल्कोहलिक KOH और अम्ल आदि की आवश्यकता होती है। मतलब विलोपन अभिक्रिया को कराने के लिए अधिक ताप का होना आवश्यक है, वहां पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का होना आवश्यक है और वहां पे अम्ल का भी होना क्या है, आवश्यक है। परंतु प्रतिस्थापन अभिक्रिया में सामान्य ताप हो जाएगा तो चलेगा, कोई जरूरी नहीं कि अधिक ताप होगा। प्रकाश की उपस्थिति में भी हो सकता है, देख ही सकते हैं प्रकाश से कितना हीट मिलता है हमें, और उत्प्रेरक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल से हमें क्या बता दिया गया है, यहाँ पर 4 अंतर बता दिए गए हैं। चलिए जी, अब देखिए हम इन सभी का एक एक उदाहरण सहित आपको समझा देते हैं। चलिए इसका अगर हम एग्जाम्पल पे बात करें, विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया में अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे दें, एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे जगह है तो चलिए, तो विलोपन अभिक्रिया के एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि एथिल एल्कोहल को ले लेते हैं, CH3CH2OH। तो एथिल एल्कोहल का हम क्या करते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 के साथ हम क्या कराते हैं, इसकी क्रिया करा देते हैं। तो क्रिया कराएंगे ना तो जानते हैं क्या होता है, यहाँ से एक H निकलता है, यहाँ से OH निकल जाता है। तो यहाँ से H, यहाँ से OH निकल गया तो ये H2O बनकर बाहर निकल जाएंगे। देखिए एक H यहाँ से निकला, एक H यहाँ से, तो 2 H हो गए और एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन भी, H2O निकल गया। अब यहाँ पे क्या बचा, C, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन में से एक तो निकल गया है, एक यहाँ से निकला है, एक यहाँ से, तो एक इसमें से निकला है ना, तो अब क्या बचा, CH2 ही ना बचा, CH2, और यहाँ पे अब डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे CH2 है तो CH2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एल्कोहल से क्या बना है, यहाँ पर एल्कीन बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं नाम लिख दूंगा, ये हमारा एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल। ठीक है, और यहां पे ये हमारा क्या बना है, एथीन बना है। एक कार्बन है तो मेथ और 2 कार्बन है तो एथ, तो एथीन, डबल बॉन्ड है तो इसीलिए थीन क्या आ जा रही, एथीन। ठीक है ना, अगर सिंगल बॉन्ड होता तो एथेन हम कह देते, सिंपल सी बात है, ये बात आप पहले से जानते हैं। तो इसमें क्या कहा गया कि एक ही अणु से 2 परमाणु या 2 क्या निकलता है, 2 परमाणु या समूह निकल जाते हैं। एक ही परमाणु से 2 क्या हुए, 2 परमाणु या समूह निकल जाते हैं। ठीक है, और इसमें द्विबंध बनता है, देख सकते हैं इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन रहा है। फिर इसमें कह रहे हैं इस अभिक्रिया में एकल बंध द्विबंध बनता है, सिंगल बॉन्ड भी बनेगा, द्विबंध भी बनता है। फिर इसमें कह रहा है इस अभिक्रिया में एल्कीन प्राप्त होता है, एल्कीन, तो ये एल्कीन ही तो है, इसके एल्कीन है, बट इसका 2 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथ एथ, 2 कार्बन है तो एथीन हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में इन एल्कीन, तो मतलब लास्ट में इन जोड़ना आवश्यक है। ठीक है ना, अगला आता है इसमें अधिक ताप और सांद्र पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी आप ले सकते हैं या सांद्र H2SO4 भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अगला आता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया का भी एग्जांपल हम यहीं पे लिख देते हैं, जैसे कि CH4, ठीक है ना, मीथेन हमने ले लिया और Cl2 से हम क्रिया करा देते हैं और इसको हम कर देते हैं सनलाइट की उपस्थिति में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सनलाइट, सनलाइट की उपस्थिति में हम इसकी क्रिया करा देते हैं। तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से एक H निकलता है, यहाँ से एक Cl निकलता है, तो H और Cl ये पहले बाहर निकल जाएंगे, HCl तो बाहर निकल गए। अब यहाँ पे क्या बचा, CH3 ही ना बचा, एक कार्बन एक हाइड्रोजन निकल गया है तो यहाँ पे CH3 बचा, और इधर एक Cl निकल गया है तो एक ही Cl बचा, तो ये इसमें जुड़ जाता है तो CH3Cl बन गया। इसका नाम क्या है दोस्त, तो इसे हम कहते हैं क्लोरो मेथेन। ठीक है ना, या इसको मेथिल क्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है ना, तो जो आप कहना चाहें कह सकते हैं। अगली बात, एक और बात बता दूं, देखिए इसमें क्या कहा गया था, अणु एक परमाणु या समूह की जगह पर दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है। ठीक है ना, मतलब इसमें क्या होता है इसमें एक परमाणु की जगह पर, जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, यहाँ से एक Cl गया और एक Cl, यहाँ देखिए एक Cl इसमें गया है तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह को हटा दिया है और वहां पे Cl ये ऐड हो गया है। तो इसमें एक परमाणु की जगह पर दूसरा परमाणु आ गया कि नहीं, हाइड्रोजन जो निकला है उसकी जगह पर Cl आ गया है।
तो ये बात हो गया। बंध का प्रकार नहीं बदलता है, केवल समूह बदलता है। तो देखिए समूह बदला है कि नहीं, पहले CH4 था, मीथेन था, अब यहाँ पे क्लोरोमीथेन हो गया है, तो समूह तो बदला ही। फिर इस अभिक्रिया में नया यौगिक बनता है और एल्कीन जरूरी नहीं कि एल्कीन ही बनेगा, कोई भी नया यौगिक बनता है। यहाँ पे एक नया यौगिक बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना। नॉर्मल ताप है, जैसे सनलाइट मतलब प्रकाश की उपस्थिति, प्रकाश क्या है, जो ताप हमें मिलता है वो नॉर्मल टेम्परेचर ही तो होता है ना। तो ये बात है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना। देखिए थोड़ा सा हम फास्ट चलने का प्रयास करेंगे। मैं दूसरी बात कह दूं कि ये सभी एग्जाम्पल लिखना आवश्यक है, ज्यादा आप डिटेल में नहीं जाइएगा, क्योंकि हम डिटेल में पढ़ाने के में मूड में नहीं है, क्योंकि पढ़ना ज्यादा है और ज्यादा डिटेल में चलने लगेंगे तो उस तरीके से सिलेबस हम चौथी बार आप सभी को रिवीजन करा रहे हैं, चौथी बार आपके सिलेबस को हम फिर से रिवीजन करा रहे हैं। तो अब मैं कहूंगा कि सीरियस होकर उन्हीं टॉपिक पर फोकस करें और उतना ही पढ़ें जितना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरत है। ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है दोस्त, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा आता है सेंडमेयर अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। अब सेंडमेयर अभिक्रिया क्या होता है, इस पर हमें टिप्पणी लिख देना है। तो चलिए हम देख लेते हैं जी। सेंडमेयर अभिक्रिया, तो यहां पे हमने सेंडमेयर अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखने के लिए हमारा यहां पे लिख दिए हैं कि जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को CuCl व HCl के साथ 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को ही हम क्लोरोबेंजीन कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। नहीं आया क्या, नहीं आया तो आ जाएगा। चलिए हम दिखा देते हैं आपको। देखिए इसमें हमें क्या कहा गया कि सबसे पहले हमें क्या लेना है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को ले लेना है। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है ना, तो C6H5N2Cl बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड हो गया। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को हम किसकी उपस्थिति में हम क्रिया करा रहे हैं, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को CuCl और HCl, तो सबसे पहले हम लिख देंगे CuCl की उपस्थिति में या HCl की उपस्थिति में क्रिया करा रहे हैं। कितना, 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम क्रिया करा रहे हैं। तो जैसे ही क्रिया कराते हैं तो यहाँ से हमारा क्या निकलता है, नाइट्रोजन निकलता है। सबसे पहले यहाँ से हमारा बाहर क्या निकल जाता है, बाहरी प्रोडक्ट क्या निकलता है, यहाँ से नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है। अब बचा क्या, C6H5Cl, तो यहाँ पे हम लिख देंगे C6H5Cl। तो ये हमारा क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया। तो इसका नाम लिख दे रहा हूं क्लोरोबेंजीन। ठीक है ना, ये क्लोरोबेंजीन हो गया। ये क्या हो गया हमारा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है ना, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड हो गया। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यही बात हमने लिखा भी होगा है, देख लीजिए। हमने क्या है कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को CuCl HCl के साथ 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है, क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को सेंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट, आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है ना, टाइम नहीं है दोस्त हमारे पास, पूरी तरीके से मेहनत करना है, जी जान लगाकर मेहनत करना है अब हमें। ठीक है ना, चलिए अगला हमारा आता है विलियमसन ईथर संश्लेषण पर टिप्पणी लिखिए। विलियमसन ईथर संश्लेषण पर टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा है, तो ध्यान से समझेंगे कि यह ईथर बनाने की एक बहुत महत्वपूर्ण विधियां हैं। ठीक है, यहां पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, विधियां या विधि है, विधि लिख दीजिए। तो ये क्या है कि ये हमारा क्या है, ईथर। तो विलियमसन ईथर संश्लेषण क्या है, इथेन बनाने का एक महत्वपूर्ण विधि है। इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें सोडियम या पोटेशियम एथॉक्साइड को हम लेते हैं और पोटेशियम एथॉक्साइड को किसके साथ, एल्किल हाइलाइड के साथ हम गर्म करते हैं। तो हमारा क्या बन जाता है, देख लीजिए, ईथर का निर्माण किया जाता है और इसी को विलियमसन ईथर संश्लेषण कहते हैं।
समझ में आया? तो चलिए जी वही बात हम कर लेते हैं कि विलियमसन ईथर संश्लेषण एक क्या है, ईथर के निर्माण की एक महत्वपूर्ण विधि है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सोडियम या पोटेशियम एथॉक्साइड को लेंगे और उसको एल्किल हाइलाइट के साथ हम क्या करा देंगे, गर्म करा देंगे, तो उससे हमारा क्या बन जाएगा, ईथर का निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझाएंगे तो और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। जैसे हम क्या ले लेते हैं, सोडियम एथॉक्साइड को ले लेंगे, सोडियम या पोटेशियम एथॉक्साइड को। तो इसका सूत्र क्या होता है, सोडियम या पोटेशियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। तो ये हमारा सोडियम एथॉक्साइड हमने ले लिया। यहाँ पे चाहे तो आप के भी लिख सकते हैं, के मतलब पोटेशियम एथॉक्साइड हो जाएगा। तो ये हमने सबसे पहले सोडियम एथॉक्साइड को ले लिया और इसमें हम क्या करेंगे, एल्किल हाइलाइट के साथ क्रिया करा देंगे। एल्किल हाइलाइट मतलब जैसे कि आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि C2H5Cl हमने ले लिया। जैसे यहाँ पे हमने क्या लेकर लिया है, क्लोरोएथेन हमने ले लिया है। आप मेथिल क्लोराइड भी ले सकते हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या ले लिया है, एक एल्किल हाइलाइड हमने ले लिया। एल्किल हाइलाइड समझते हैं ना दोस्त, RX को एल्किल हाइलाइड कहते हैं। ये एल्किल है और ये हाइलाइड है। हाइलाइड X के जगह पे आप क्या ले सकते हैं, Cl ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, फ्लोरीन ले सकते हैं। इस तरीके से आप ले सकते हैं सब कुछ, इससे दिक्कत नहीं है। और इस हाइलाइड के जगह पे आप क्या ले सकते हैं, जैसे CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं, C3H7 ले सकते हैं, इसमें से कोई भी ले सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे डिटेल में। तो एल्किल हाइलाइड के अंतर्गत कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया है C2H5Cl, ठीक है, इसका नाम क्या है, क्लोरोएथेन है। तो जब हम सोडियम एथॉक्साइड को क्लोरोएथेन के साथ हम क्या कराते हैं, गर्म करते हैं, इनको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करेंगे तो जानते हैं क्या होता है, यहाँ से ये सोडियम निकलता है हमारा और यहाँ से ये क्लोरीन हमारा निकलता है। सोडियम और क्लोरीन आपस में क्रिया करके निकल जाते हैं। तो ये जैसे ही निकलेंगे सोडियम क्लोराइड बनकर ये बाहर निकल जाएंगे। अब बचा क्या, C2H5O C2H5। तो ये हम लिख देंगे C2H5O C2H5। और इसको हम क्या कहेंगे बताइए, यही हमारा क्या है, डाई एथिल ईथर है। ठीक है ना, डाई एथिल ईथर है। तो यही हम लिख देंगे डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर है। ठीक है ना। ये क्या है, क्लोरोएथेन है। ये क्या है, सोडियम एथॉक्साइड है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए वही बात हमने लिखा है कि विलियमसन ईथर संश्लेषण एक क्या है, ईथर बनाने की एक विधि है, जिसमें हम सोडियम एथॉक्साइड या पोटेशियम एथॉक्साइड को एल्किल, देखिए एल्किल हाइलाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, ईथर का निर्माण हो जाता है। और इसी अभिक्रिया को विलियमसन ईथर संश्लेषण कहते हैं। या ये भी आप कह सकते हैं, सिंपल सा अगर कहना हो तो ये भी कह सकते हैं कि जब सोडियम एथॉक्साइड को क्लोरोएथेन के साथ क्रिया कराया जाता है तो डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन ईथर संश्लेषण कहते हैं। समझ गए ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल भी देरी नहीं करना है हमें। चलिए चौथा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, जो कि मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये हमारा 7th चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको मैं कहूंगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी इसको। तो देखिए यहां पे हमें क्या कह रहा है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का निर्जलन अभिक्रिया द्वारा 2 रासायनिक समीकरण लिखिए। मतलब यहां पे हमसे क्या कह रहा है कि अगर हम प्राथमिक एल्कोहल को जलाते हैं, द्वितीयक एल्कोहल को जलाना, निर्जलन मतलब क्या होता है, अगर हम उसको जलाएंगे प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल को, तो जलाएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें से पानी निकलेगी। तो पानी को निकालने की जो विधि है उसी को निर्जलन कहते हैं। निर्जलन मतलब एल्कोहल में से जो पानी है उसको निकालना। तो निकालते कैसे हैं यही हमें बताना है। तो देख लीजिए, सबसे पहले हमने यहां पे लिख दिया है प्राथमिक एल्कोहल का निर्जलीकरण। अगर हम प्राथमिक एल्कोहल का निर्जलीकरण कैसे करते हैं ये आप समझ जाइए।
ठीक है, तो चलिए, तो प्राथमिक एल्कोहल का निर्जलीकरण हम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे चलिए सिंपल सा रासायनिक समीकरण ही हमें देना है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे एक प्राथमिक एल्कोहल ले लेते हैं, जैसे कि CH3CH2OH। ये हमारे क्या है, एथिल एल्कोहल है। इसी को चाहे तो हम ऐसे भी ले सकते हैं, इसको चाहे तो C2H5OH भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। या तो ऐसे लिखिए या ऐसे, दोनों बात एक ही है। क्यों, देखिए इसमें कार्बन कितने हैं, एक कार्बन, दो कार्बन है, इसमें भी दो कार्बन है, 3 और 2 5 हाइड्रोजन है ना यहाँ पे। तो देखिए 5 हाइड्रोजन, इसमें OH समूह है तो इसमें भी OH समूह है, दोनों इक्वल ही हैं, ठीक है। तो आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या करा है, एथिल एल्कोहल का हमने क्या कराते हैं, हम इसको एथिल एल्कोहल का सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हम इसको क्या करते हैं, निर्जलीकरण करते हैं। इसको 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर इस तरीके से हम गर्म करते हैं, मतलब अधिक टेम्परेचर बहुत अधिक करके हम इसको गर्म करते हैं। तो जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं ना, तो यहाँ से क्या निकलेगा, तो यहाँ से अगर बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है और यहाँ से हमारा OH ये निकलता है, ठीक है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ का OH, तो क्या बन जाएगा जी, सबसे पहले तो ये हमारा H2O बन जाएगा। समझ रहे हैं ना, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन तो H2, एक O है तो एक O लिख दिए, H2O निकल गया। अब यहाँ पे क्या बचा, 3 हाइड्रोजन में से एक निकल गया है, CH2 ही ना बचेगा, तो यहाँ पे CH2 बच गया है और यहाँ पे भी CH2 है। तो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2, क्योंकि कार्बन के पास 4 बंध होते हैं, 4 सिंगल बॉन्ड होते हैं, 4 बंध होते हैं। तो 2 बंध तो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और 2 बंध ये कार्बन से जुड़ गया है। समझ रहे हैं ना, और नहीं समझ रहे होंगे तो उतना समय नहीं है दोस्त कि अब मैं संरचना बनाकर आपको दिखाऊं, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी तो अच्छी बात है, नहीं आ रही होगी तो मैं माफी चाहूंगा दोस्त, अब उतना समय नहीं है कि अब हम आपको बताएं। बस मैं यही कहूंगा कि जितने स्टूडेंट सीरियस हैं वो नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जब हम एल्कोहल का, इसको कोई अलग क्लास है, जब हम एल्कोहल का निर्जलीकरण करते हैं, जब हम एल्कोहल का निर्जलीकरण करते हैं ना, तो हमारा क्या बनता है, ये क्या बना है, एल्कीन बना है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एथीन कहेंगे। 2 कार्बन है तो एथीन, तो ये हमारा एथीन का निर्माण हो जाता है, ये आप याद रखिएगा। अगला हमारा, अब दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा हमारा है द्वितीयक एल्कोहल का निर्जलीकरण। अब द्वितीयक एल्कोहल का निर्जलीकरण करना है तो ध्यान से आप समझेंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए इसको भी हम एग्जाम्पल से बता देते हैं। तो सबसे पहले हम द्वितीयक एल्कोहल लेंगे, ठीक है। अब द्वितीयक एल्कोहल हम ले लेते हैं, सबसे पहले CH3CHOH और CH3। तो CH3CHCOCH3 ये हमने ले लिया है, ठीक है। इसको आइसोप्रोपिल एल्कोहल कहते हैं, क्योंकि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन है, तो 3 के लिए मेथ एथ प्रोप, 3 के लिए प्रोप होता है, तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल कहते हैं। इसको अगर हम सिंपल में चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3CH3CHOH, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये भी हमारा आइसोप्रोपिल एल्कोहल ही होगा, ठीक है। बट हम ऐसे लिखे हैं क्योंकि एक लाइन जगह नहीं है, तो इस तरीके से संरचना में हमने तोड़ा नहीं है, आप वैसे भी लिख सकते हैं। तो जब हम आइसोप्रोपिल एल्कोहल का क्या करते हैं, निर्जलीकरण करते हैं, और किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे ना, तो जानते हैं क्या होता है, जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं तो यहाँ पे हमारा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 बनता है और H2O निकल जाता है। देखिए क्या हमारा यहाँ से निकला, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ से ये हमारा OH निकलता है और यहाँ से एक केवल हमारा क्या निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है। तो एक हाइड्रोजन एक OH, मतलब H2O बनकर बाहर निकल गया। अब बचा क्या यहाँ पे, CH3CH और यहाँ पे CH2 ही ना बचेगा, तो CH3CH CH2 हमने लिख दिया है। बात आपको समझ में आनी चाहिए, आ भी रही होगी, मैं आशा करता हूँ, ठीक है। यहाँ से ये हमारा OH निकला है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो ये हमारा, इसका नाम क्या लिख देंगे, इसका नाम है आइसोप्रोपिल एल्कोहल।
तो ये हमारा आइसोप्रोपिल एल्कोहल है। इसका सांद्र H2SO4 के साथ हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये हमारा क्या निकलता है, प्रोपिल मेथ एथ प्रोप, यह हमारा प्रोपिलेन बनता है। ठीक है ना, प्रोपिलेन बनता है, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला देखिए, ये सब हम द्वितीयक एल्कोहल को अगर हम जला रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, इसका निर्जलीकरण, इसमें से जल निकाल रहे हैं, तो ये प्रोपिलीन बना है। प्राथमिक एल्कोहल में से जल को निकाल रहे हैं तो एथीन हमारा बना हुआ है, ये आप याद रखेंगे। अब तृतीयक एल्कोहल का अगर हम निर्जलीकरण करते हैं तो क्या बनता है, ये हमें देखना है। तो चलिए जी, इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें तो नीचे जगह है ना, चलिए हम नीचे में थोड़ा सा संरचना तोड़कर अब इसमें बता देते हैं। ठीक है, तृतीयक एल्कोहल को हम ले लेंगे। तो तृतीयक एल्कोहल हम ले लेते हैं, जैसे कि CH3 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 ट्रिपल बॉन्ड COH। तो ये हमने देख लिए, यहाँ पे तृतीयक एल्कोहल ले लिए हैं। कार्बन परमाणु से 3 हमारा क्या जुड़ गए हैं, यहाँ पे 3 हमारा एल्केन समूह जुड़ गए हैं, तो इसे हम तृतीयक एल्कोहल कहेंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, निर्जलीकरण कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, H2SO4, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हम इसको गर्म कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे तो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से जल तो हमारा निकलेगा और CH3 सिंगल बॉन्ड C और CH2 और प्लस H2O यहाँ से निकल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे हमारा ये होगा जी। क्या नहीं समझ में आया तो वो भी समझ आइए। देखिए कुछ होता नहीं है, यहाँ से हमारा ये OH निकलता है और नीचे वाले में से सिर्फ एक हाइड्रोजन निकलता है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से OH मतलब H2O बनकर बाहर निकल जाएंगे। तो अब बचा क्या, CH3 तो CH3 और ये हमारा C है, और यहाँ पे नीचे क्या बचा, CH2 ही ना बचा, एक हाइड्रोजन निकल गया है तो CH2 ही यहाँ पे बचा, तो यही हम CH2 यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। इसका नाम आप याद रखेंगे, ऊपर में लिख दे रहा हूँ इसका नाम है आइसो में 4 कार्बन है, 1 2 3 4 है, तो 4 को ब्यूटेलीन, आइसोब्यूटेलीन, या तो आप आइसोब्यूटेलीन कह दें या 2 मेथिल, क्या कह सकते हैं, 2 मेथिल प्रोपेन कह सकते हैं। 2 मेथिल, 2 मेथिल है और 1 2 3 मेथ एथ प्रोप, 2 मेथिल प्रोपेन कह सकते हैं। 2 मेथिल प्रोपेन कह दीजिए या आइसोब्यूटेलीन कह दीजिए, दोनों बात एक ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। केवल इसमें रासायनिक समीकरण हमें देना था, वो हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है दोस्त। केवल आपको रासायनिक समीकरण देना है, ये सब याद करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना, ठीक है जी, समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं समझ रहे हैं तो भैया हम क्या कह सकते हैं, जितना हो सकता है सिंपल करके हम बताने का, समझाने का तो प्रयास हम कर ही रहे हैं, करते ही हैं, और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ जा रहा होगा। बहुत ही सिंपल करके हम समझाने का, बताने का प्रयास करते हैं। अदरवाइज हाँ, एक और आवश्यक बात है, मैं बता दे रहा हूं कि देखिए हम आपको सब कुछ वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, ये तो बात पता ही है, पूरा फ्री हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एक क्लास को कंसिस्टेंसी के साथ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यही सभी चीजें आपको जो क्या है, आपको वीडियो मतलब ऐप पर, यही अगर हम वीडियो को ऐप पर पढ़ाते तो आपसे हम ले लेते, मान लेते हैं एक सब्जेक्ट का पूरा ले लें हम 300-400 रुपये 500 रुपये हम ले लेते हैं, अगर हम कम भी लेते 300-400 रुपये ले लेंगे। ठीक है, अगर हम लेते तो आप वहां पे देते, समझ रहे हैं ना, एक, और यही चीजें हम फ्री में यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी भी मैं ऐसे कोई भी गलत नहीं कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो लोग गलत कर रहे हैं, बट बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर ऐप पर ही यही सभी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। 1200, 1500, 2-2 हज़ार रुपये फी है, और सिर्फ 2 महीने के कोर्स है जी, 2 महीने के लिए 1200। तो मैं यही कहूँगा कि जो चीज़ें फ्री मिलता है ना, उसका अक्सर स्टूडेंट उसका मतलब कदर नहीं करते। तो ऐसा अगर कर रहे होंगे आप, तो मैं यही कहूँगा कि अब देख लीजिएगा, आपके ऊपर है, बट मैं यही कहूँगा कद्र करनी चाहिए। अगर फ्री में भी कोई चीज़ें हमें मिले तो, अगर वास्तव में उस लायक है तो उसको कद्र करना चाहिए। अदरवाइज हमने आप सभी के लिए बहुत ही मेहनत करके प्रॉपर नोट्स तैयार किए हुए हैं,
वो भी क्या, हम पूरी आपकी फिजिक्स की टॉपर नोट्स, केमिस्ट्री का टॉपर नोट्स और हिंदी का भी टॉपर नोट्स तैयार कर दिए हैं। उसके बारे में बता दूं तो देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा जगह था तो चलिए यहीं पे हम बता देते हैं आपको। देखिए हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी क्लास 12th का पूरी फिजिक्स की और पूरी केमिस्ट्री का हमने आपके लिए टॉपर नोट्स तैयार किए हैं, ठीक है ना। अगर आप कोई भी एक सब्जेक्ट, आपको इतनी बात पता है ना, फिजिक्स में 14 चैप्टर है और केमिस्ट्री में 10 चैप्टर, टोटल कितने हो जाएंगे 24 चैप्टर। तो हम 24 चैप्टरों का प्रत्येक चैप्टर, मतलब पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो पहले चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट परिभाषा होंगे, नियम होंगे, डेरिवेशन होंगे, वो सब हम पहले चैप्टर में प्रोवाइड करेंगे, फिर दूसरे चैप्टर में जो होंगे उसको, फिर तीसरे, इस तरीके से 24 चैप्टरों का चैप्टर वाइज हम आपको VVI नोट्स, टॉपर नोट्स दे रहे हैं। अगर कोई भी एक सब्जेक्ट लेते हैं तो 99 पड़ेगा, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों लेते हैं तो 199 में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री हमारा दोनों मिल जाएगा। अगर हमारी हिंदी का भी टॉपर नोट्स इसके साथ लेते हैं, हिंदी का, तो ये भी 99 ही है, बट अगर तीनों एक साथ लेते हैं तो वही लगभग 300 का जो है वो आपको ओनली 249 में तीनों का टॉपर मिल जाएगा नोट्स। और इस टॉपर नोट्स में हमने बहुत बेहतरीन तरीके से और वही चुनिंदा क्वेश्चन को हमने बताया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में वहीं से आएंगे, 100% फिक्स है वहीं से आएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पूरी फोकस के साथ आप इस नोट्स को जरूर लें। वीडियो से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, पीडीएफ नोट्स है, व्हाट्सएप पर सेंड किए जाएंगे। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, जिनको लगता है कि इतने कुछ रुपए देकर और वो मेहनत करके टॉपर नोट से सही गाइडेंस लेकर अपनी पढ़ाई पर फोकस करके टॉपर बन सकते हैं, तो वो इस नोट्स को जरूर लें। नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, वहां पर बता दीजिएगा सर हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी का टॉपर नोट्स चाहिए, स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करेंगे, तुरंत आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ नोट सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। फालतू जो चीजें हैं कि मतलब आप सोच रहे होंगे कुछ स्टूडेंट के सर कहाँ ये सब चीजें बता रहे हैं, सर पढ़ाइए ना जल्दी जल्दी। भैया पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है ना। वैसे कुछ स्टूडेंट होंगे तो उनसे मैं कहूँगा पढ़ा ही रहे हैं भैया, ठीक है, आप ही के लिए हम पढ़ा रहे हैं, आप ही के लिए वो बताया जा रहा है, ठीक है। अब मेहनत लगे हैं तब जाकर वो आपसे पैसे भी लिए जा रहे हैं। मेहनत हमारी तो वो छोड़िए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें खुद जो पीडीएफ हम तैयार करते हैं, जो हम हैंड रिटन बनाते हैं, उसको टाइपिंग के लिए भेजना पड़ता है कहीं, तो वो लोग 30-30 रुपये, 35-35 रुपये एक एक पेज का मांगते हैं। एक पेज टाइपिंग करेंगे 25 रुपये, 20 रुपये, 15-15 रुपये ऐसे। तो बाबू आप सोच सकते हैं कितने रुपए लगेंगे। तो लगे हुए हैं पैसे, इसीलिए अब से पैसे भी लिया जा रहा है, ठीक है। और जाहिर सी बात है सबका घर चलाना होता है भैया, आप भी पढ़ रहे हैं क्यों कि आप भी अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो सके, पैसे कमाएं, तो उसीलिए तो हम भी यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं ना, क्योंकि पेट भरेगा भैया, पैसे आएंगे, कुछ खाने पीने को मिलेगा तभी तो पेट भरेगा ना। पेट के लिए तो सब कर रहे हैं। समझने वाले समझेंगे, नहीं समझने वाले कभी नहीं समझेंगे, और उनको मैं समझाना भी नहीं चाहता। चलिए छोड़िए, अगला आते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कीजिए। समझ जाते हैं जी एल्डिहाइड क्या होता है। तो एल्डिहाइड, तो यहाँ पे एल्डिहाइड क्या कहा गया, एल्डिहाइड टॉलेन परीक्षण में क्या करता है, रजत दर्पण बनाता है। एल्डिहाइड जो है वो टॉलेन परीक्षण में क्या बनाता है, रजत दर्पण बनाता है। और जो कीटोन है ना वो टॉलेन परीक्षण में नहीं बनाता है। टॉलेन परीक्षण मतलब ये टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया ही नहीं करता, ठीक है, ये बातें हैं। दूसरा बात, एल्डिहाइड जो है ना वो फेहलीन विलयन में लाल अवक्षेप देता है। फेहलीन विलयन से जब इसको क्रिया कराया जाता है तो वहां पे जो एल्डिहाइड है वो लाल अवक्षेप बन जाता है, ईंट टाइप का, ईंट देखे होंगे ना उस टाइप का लाल अवक्षेप बनाता है। जबकि कीटोन फेहलीन विलयन में लाल अवक्षेप नहीं बनाता है, नहीं देता है, ठीक है ना। फेहलीन विलयन में लाल अवक्षेप नहीं देता है ये। अगले बात आ रहा है कि एल्डिहाइड जो है ना वो सिर्फ अभिकर्मक के साथ गुलाबी रंग देता है। सिर्फ जो अभिकर्मक है इससे एल्डिहाइड की क्रिया कराएंगे तो गुलाबी रंग देगा, परंतु कीटोन तो क्रिया ही नहीं कराता है। कीटोन सिर्फ अभिकर्मक के साथ क्रिया नहीं कराता है। समझ गए होंगे, एक एक अंतर हमने लिख दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही सभी क्वेश्चन 3-3 नंबर में पूछे गए हैं, ठीक है ना। हाँ जी, अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है 6th नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि ध्यान से आप समझेंगे। कह रहा है संपूर्ण अध्याय के
नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। भैया ऊपर वाले पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ देंगे हम। देखिए क्या कह रहा है, स्मिट अभिक्रिया द्वारा एथिल एमीन बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो मतलब हमें स्मिट अभिक्रिया द्वारा एथिल एमीन हमें बनाना है। तो चलिए जी हम बना भी देते हैं एथिल एमीन द्वारा स्मिट अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया है स्मिट अभिक्रिया द्वारा एथिल एमीन। तो यहाँ पे हमें सिंपल सा रासायनिक समीकरण ही देना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। रासायनिक समीकरण लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, फिलहाल सीधा रासायनिक समीकरण यहाँ पे लिख दीजिएगा। रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो ये हमने रासायनिक समीकरण लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, स्मिट अभिक्रिया द्वारा रासायनिक समीकरण बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रोपेनोइक अम्ल ले लेंगे। तो प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3 CH2 और COOH। तो मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन हो गए तो प्रोपेनोइक अम्ल हो गया। तो हमने प्रोपेनोइक अम्ल को ले लिया है और इसको प्रोपेनोइक अम्ल को हम क्या करते हैं, N3H से हाइड्रोजोइक अम्ल से हम क्रिया करा देते हैं, ठीक है ना। प्रोपेनोइक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल से हम क्रिया करा देते हैं, ठीक है। और किसकी उपस्थिति में, तो ये भी याद रखेंगे, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही हम क्रिया कराते हैं तो यहाँ से बात को समझिएगा, यहाँ से हमारा क्या निकलता है, यहाँ से सबसे पहले ये निकलेंगे हमारे, यहाँ से सबसे पहले ये एक कार्बन होता है। देखिए साइड प्रोडक्ट को मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, CO2 निकलेंगे, C1 2 ऑक्सीजन, तो CO2 बनकर ये बाहर निकल गए। उसके बाद यहाँ से हमारा ये 2 नाइट्रोजन है ना, ये 2 नाइट्रोजन निकलता है, देख सकते हैं यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है। तो ये भी साइड प्रोडक्ट के रूप में ये भी हमारा बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ पे हमारा बचा क्या, बचा CH3 CH2, फिर यहाँ पे एक H बना है, यहाँ पे एक H बचा हुआ है, यही ना बचे हुए हैं, सॉरी यहाँ पे CH3 होना चाहिए ना, हाइड्रोजोइक अम्ल में CH3 होना चाहिए, वही तो हम भी सोच रहे थे, सॉरी यहाँ पे CH3H होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 3 हाइड्रोजन है, तो इसमें से 2 निकल गए हैं, N2 निकल गया, तो बचा क्या, एक नाइट्रोजन बचा हुआ है, एक ही ना नाइट्रोजन यहाँ पे बचा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक H है, मतलब NH यहाँ पे बचे हुए हैं, अब यही ना बचे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हम लिख सकते हैं, CH3 CH2, तो इसको हम लिख दे रहे हैं CH3 CH2, ठीक है। यहाँ पे एक H बचा हुआ है, तो अब देखिए यहाँ पर N हम लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर N2 हमने लिख दिया, समझ रहे हैं। तो ये हमारा बन जाएगा ना CH3 CH2 NH2। अब यही क्या है, मेथ एथ, 2 कार्बन है तो एथ कहेंगे, तो एथिल हो गया, और ये हमारा एमीन है। तो एथिल एमीन बना कि नहीं, तो यही हम लिख देंगे एथिल एमीन। तो ये हमारा एथिल एमीन बन गया। ये क्या है, हाइड्रोजोइक अम्ल है, ये हमारा क्या है, हाइड्रोजोइक अम्ल है। ये क्या है हमारा, ये हमारा एसिड, जो क्या है मेथ एथ, मतलब मेथ एथ प्रोपेनोइक अम्ल है, प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या था, स्मिट अभिक्रिया द्वारा हमें क्या बनाना था, एथिल एमीन बनाना था। तो हमें क्या बनाना था, कोई भी एमिनो अम्ल लेकर और उसको हमें क्या कर देना था, हाइड्रोजोइक अम्ल से हम क्रिया कराते हैं, स्मिट अभिक्रिया में ऐसा ही होता है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो एथिल एमीन बन गया। यही हमारा समीकरण केवल दे देना था, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप आसानी से, समझ गए ना, समझ में आ रहा होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। ज़्यादातर इसमें क्या है कि अभी कोई परिभाषा याद नहीं करना है। अब ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो इसमें हमें जाहिर सी बात है रिएक्शन ज़्यादा मिलेंगे। अब मैं ये भी बात जानता हूँ, मुझे एक्सपीरियंस इस बात का है कि अक्सर स्टूडेंटों को रिएक्शन देखकर डर जाते हैं, उनको परेशान हो जाते हैं, ऐसा नहीं आ रहा है, क्या करें भैया, परेशान होने से नहीं होगा,
बस मेहनत करना है, यही हम कहेंगे। चुपचाप एक दिल में ये नहीं कीजिए कि नहीं आ रहा है, आप दिल में ये ऐसा विश्वास कीजिए कि नहीं, मुझे कैसे भी याद करना है, कैसे भी हमें इस फोकस करना है समझने पर, ठीक है। ऐसा आपको दिल में विश्वास रखना है। जब तक विश्वास नहीं रखेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है दोस्त। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा एथिल एमीन बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए तथा एथिल एमीन की नाइट्रस अम्ल के साथ होने वाली रासायनिक समीकरण लिखना है। सबसे पहले कह रहा है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में एथिल एमीन से रासायनिक समीकरण। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया से एथिल एमीन बनाने की विधि हमें बताना है। फिर हमें यह बनाना है कि जो हमारा एथिल एमीन है वो नाइट्रस अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो दो हमने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। एक हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा एथिल एमीन का निर्माण, ठीक है। चलिए जी, तो हम देखिए हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा कर देते हैं। तो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया अगर आप पढ़े होंगे तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले जब हम प्रोपेनामाइड को ले लेते हैं, ठीक है, इसमें हम क्या कर देते हैं, रासायनिक समीकरण ही ना देना है, रासायनिक समीकरण। तो इसमें हम क्या करते हैं जी, इसमें हम सबसे पहले प्रोपेनामाइड को हम ले लेते हैं। प्रोपेनामाइड का सूत्र होता है C2H5CnH2। तो ये हमारा मेथ एथ प्रोप, 2 कार्बन 1 3 कार्बन है तो प्रोपेनामाइड, ठीक है। एमीन जुड़ा हुआ है तो प्रोपेनामाइड है गया। तो सबसे पहले हम प्रोपेनामाइड को ले लेते हैं और इसको हम ब्रोमियम के 2 अणु ले लेते हैं। तो या तो यहाँ पे 2 लिख दें या हम एक और Br ले लेते हैं। तो 2 हमने ब्रोमियम हमने ले लिया है और इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम इसकी क्रिया करा देते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के हम 4 अणु ले लेते हैं, ठीक है ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 4 अणु ले लिए। या तो हम चाहते थे यहाँ पे भी 4 हम लिख दिए होते तो ऊपर लिखने की जरूरत ही नहीं होती, बट ऐसे हमने किया है, तोड़कर समझा रहे हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि ये रिएक्शन ऐसा नहीं है भैया, ये रिएक्शन हार्ड है, जाहिर सी बात है, हार्ड है, सिंपल सा है। देखिए सबसे पहली बात, हम जो साइड प्रोडक्ट है उसको पहले लिखते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, प्रोपेनामाइड को ब्रोमियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं ना। तो देखिए क्या होता है, इसको कलर कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से 2 पोटेशियम ही निकलते हैं और ये 2 ब्रोमियम के साथ क्रिया कर लेते हैं। 2 पोटेशियम 2 ब्रोमियम के साथ क्रिया करेगा तो नीचे में लिख दूं, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। 2 पोटेशियम 2 ब्रोमियम के साथ क्रिया करेगा तो 2 KBr बनकर निकल जाएगा। 2 पोटेशियम है तो 2 पोटेशियम, 2 Br है तो 2 Br, ये बाहर निकल गए। उसके बाद अब क्या हुआ समझिएगा, उसके बाद यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से हमारे 2 हाइड्रोजन ये और ये 1 ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे। समझ रहे हैं बात को, देखिएगा बात को समझेंगे नहीं, देखिए बात को समझिएगा। यहाँ से समझाएं बाबू, चलिए कोई नहीं, दूसरा कलर ले लेते हैं। देखिए बात को समझिएगा, देखिए हम इतना ले ले रहे हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए 2 हाइड्रोजन तो H2 और O हो जाएगा, फिर यहाँ से भी हम ऐसा ही कर दे रहे हैं, फिर H2O, 2 H2O, मतलब 1 जल का अणु यहाँ पर, 1 जल का अणु यहाँ पे, 2 जल के अणु है ना, तो ये 2 जल के अणु को हम यहाँ पे लिख देते हैं H2O, और 2 है तो 2 से हम यहाँ पर आगे लिखते रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गया, ठीक है जी। अब उसके बाद हमें क्या बनाना है, यहाँ से आप समझिएगा अब क्या बचा है। 2 हमारे पास यहाँ पे पोटेशियम बचे हुए हैं ना, 2 पोटेशियम है, ठीक है, 2 पोटेशियम है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, K2 हमने लिख दिया। अब यहाँ से O, यहाँ पे CO निकलता है यहाँ से, तो CO हमने लिख दिया। देखिए O कितना है, CO, तो 1 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे बचा है, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे बचा है, 3 ऑक्सीजन बचे हुए हैं। तो यहाँ पे CO3 लिख सकते हैं, तो K2CO3 निकल दिए। तो अब बचा क्या प्रोडक्ट है, बचा क्या, C2H5 और NH2 बचा हुआ है। तो यही हमारा मेन प्रोडक्ट है C2H5NH2। यही हमारा क्या है, यही हमारा एथिल एमीन है, एथिल एमीन,
अब आप तो भूल भी गए होंगे कि सर हमें क्या ज्ञात करना था। अरे भैया यहाँ पे हमें पहले ही कह दिया था एथिलेमीन आपको ज्ञात करना है, हाफ मेन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा एथिलेमीन। तो एथिलेमीन तो यही न है जी, तो हमें पहले से पता था ये बातें। एक बार और हम समझा दे रहे हैं क्योंकि हार्ड टॉपिक है, समझिएगा। देखिए जब प्रोपेनामाइड को ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करते हैं, 2 पोटेशियम 2 ब्रोमाइड से क्रिया करके KBr बनाकर निकल जाते हैं, फिर 2 यहाँ से जल के अणु निकलते हैं, तो ये हमारा निकल गया। अब उसके बाद तीसरे में हमने क्या कहा कि यहाँ से 2, देखिए यहाँ से 2 पोटेशियम है तो K2 लिख दिए हैं, और C और 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे, 1 2 3 ऑक्सीजन है ना, तो CO3 K2CO3 हमने कर दिया, पोटेशियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे हमारा क्या बचा, C2H5NH2, तो C2H5NH2 हो गया, तो मेन प्रोडक्ट हमारा बन गया। ये हमारा क्या है, प्रोपेनामाइड। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी तरीके से ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अरे भैया हम तोड़ कर बता रहे हैं तब इतना इजी है, अभी बहुत हार्ड होता, आपको समझ में नहीं आता। अगर हम यहाँ पे 2 लिख दिए होते, यहाँ पे 4 लिख दिए होते और कहते कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन के अणु निकल गए, तो आपको बहुत दिक्कत हो जाता। अगला हमारा यहाँ पे आता है एथिल एमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया। अब एथिल एमीन का नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कैसे होता है समझ लेते हैं। सबसे पहले एथिल एमीन को ले लेते हैं। तो एथिलेमीन का सूत्र क्या होता है, C2H5NH2, ये हमारा एथिलेमीन हो गया। और इसको हम नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करा देते हैं HNO2 के साथ, ये हमारा नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करा देते हैं। तो जैसे ही हम इसकी क्रिया कराते हैं ना, देखिए क्या होता है, जैसे ही हम इसकी क्रिया करा देते हैं तो यहाँ से 1 नाइट्रोजन निकलता है। बात को अगर आप समझेंगे तभी समझ में आएगा। यहाँ से 1 नाइट्रोजन निकलता है, यहाँ से 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन पहले बाहर निकल जाते हैं। तो ये सबसे पहले N2 नाइट्रोजन सबसे पहले बाहर निकल गया ना। उसके बाद अब क्या बचा हमारा उसके बाद यहाँ पे हमारा, उसके बाद यहाँ से हमारा ना, यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे देखेंगे 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ से केवल 1 ऑक्सीजन निकलता है। समझ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन है तो ये 2 हाइड्रोजन को H2 लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 1 ही ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाता है, तो H2O बनकर बाहर निकल गया। अब बचा क्या है, C2H5 बचा है, और ये तो सब निकल गए हैं। बचा क्या है, यहाँ पे H बचा है और यहाँ का 1 ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो पहले C2H5 है तो ये C2H5 हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे O और H है तो यहाँ पे OH हम लिख दे रहे हैं। देखिए 1 O बचा था, 1 H, तो OH लिख दिए। और यही क्या हमारा एथिल एल्कोहल है। एल्कोहल, तो ये आपके नए नए विधियां हैं एथिल एल्कोहल प्राप्त करने की। आपसे कह देगा कि एल्कोहल बनाने की विधि बताइए, ये भी बता सकते हैं, समझ में आनी चाहिए। तो ये हमारा क्या है, एथिलेमीन है, इसको नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराए हैं। नाइट्रस अम्ल के साथ हमने क्रिया करा दिया है, तो ये हमारा बना है, याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फटाफट हम आगे बढ़ेंगे। समझ में तो आ रहे हैं ना, हाँ जी, समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देखिए हार्ड है जी, अब मैं पहले ही कह दे रहा हूँ आपको, ज़्यादा बहुत हार्ड भी नहीं है, पर होता जानते हैं क्या है, होता ये है कि रासायनिक समीकरण, मतलब अक्सर स्टूडेंट होते हैं जिनको डीप में नहीं पढ़े हुए हैं, उनको समझ ही में नहीं आता है। वास्तव में हार्ड नहीं है, बट लग रहा होगा, मैं समझता हूँ लग रहा होगा आप सभी को कि हार्ड है सर, रिएक्शन याद करने में बहुत मुश्किल होती है। बाबू समझ रहे हैं हम, बट क्या करें, हम भी क्या करें, मजबूरी है भाई, सिलेबस है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। पढ़ेंगे ना आप सभी, पढ़िएगा, सब्र के साथ पढ़िएगा, विश्वास कीजिएगा, इससे जिंदगी ना और हार्ड ही होने वाली है। क्लास 12 के बाद अब आपको लग रहा होगा सर रेगुलर ट्यूशन जाना पड़ रहा है, रेगुलर स्कूल जाना पड़ रहा है सर, बट सच क्या है ना, तो अभी जीवन और हार्ड ही होने वाली है, ठीक है। और जो पल आप अभी स्कूल में कोचिंग में गुजार रहे हैं वो बहुत ही सुनहरा पल है, अच्छे तरीके से जी लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, गलत रास्तों की तरफ नहीं, मैं पहले ही कह रहा हूँ, गलत रास्तों की तरह नहीं, सही से जीजिएगा। सही से मतलब जो भी इंजॉयमेंट करना है सही से कीजिएगा, गलत की तरह नहीं, ठीक है ना।
समझ रहे होंगे तो अच्छी बात है। और इतने भी बेवकूफ़ नहीं है आप, ठीक है। मैं जानता हूँ कि क्लास 12th के आप स्टूडेंट हैं, हमसे पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप जाहिर सी बात है कि एक अच्छे स्टूडेंट हैं, एक माइंड मतलब अपना जो भी है आपका बहुत ही अच्छा है। तो मैं इतना ही कहूँगा, सही मार्गदर्शन, आप भी जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, तो सही रास्ते के साथ आप फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा आता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेम वैसे ही है बट थोड़ा सा यहाँ पे अंतर कर दिया गया है, ध्यान से समझेंगे। श्मिट अभिक्रिया द्वारा मेथिलेमीन बनाने का रासायनिक समीकरण दीजिए। क्या अब हमें बनाना है? मेथिलेमीन। अभी हमने क्या बनाया? एथिलेमीन बनाया, अब हमें बनाना है मेथिलेमीन जी। तो चलिए जी, श्मिट अभिक्रिया द्वारा हमें मेथिलेमीन बनाना है, तो हम फिर से बना देते हैं, उसमें क्या कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम थोड़ा सा बैक आते हैं तो हमने क्या कहा, अच्छा इससे पहले वाले क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पे श्मिट अभिक्रिया द्वारा हम मेथिलेमीन बनाए थे। श्मिट अभिक्रिया में हमने कहा ना कि कोई भी एक अम्ल लेंगे, यहाँ पे हमने क्या ले लिया है? प्रोपेनोइक अम्ल ले लिया है, इसके जगह पर हम एसिटिक अम्ल भी ले सकते हैं। जब हमें एथिलेमीन बनाना होता है तो प्रोपेनोइक अम्ल लेते हैं, और जब हमें एथिलेमीन नहीं मेथिलेमीन बनाना होता है तो एसिटिक अम्ल लेते हैं। केवल एसिटिक अम्ल रखेंगे तो हमारा मेथिलेमीन बन जाएगा। कैसे रखेंगे वो भी चलिए हम दिखा देते हैं आपको। सिंपल सा हम क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे, रासायनिक समीकरण। चलिए दोस्त, तो रासायनिक समीकरण यहाँ पे हमने लिख दिया। सबसे पहला हमारा आता है एसिटिक अम्ल ले लेंगे, तो एसिटिक अम्ल का सूत्र ये होता है हमारा, सॉरी CH3COOH, तो ये हमारा एसिटिक अम्ल हो गया। मेथ एथ, 2 कार्बन है तो एसिटिक अम्ल। अब एसिटिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ हम क्रिया करा देंगे, ये हमारा हाइड्रोजोइक अम्ल है, सॉरी हर बार गलत कर रहे हैं, N3H होगा, ठीक है ना, N3H। हाइड्रोजोइक अम्ल से हम क्रिया करा देते हैं, किसकी उपस्थिति में? तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं H2SO4 कैसा होना चाहिए? सांद्र होना चाहिए, ये आप याद रखिएगा। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करा देते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, यहाँ से हमें क्या बनेगा? यहाँ से हमने कहा था कि सबसे पहले 2 हाइड्रोजन, यहाँ से सबसे पहले तो ये हमारा 2 यहाँ से यही निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ साइड में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल गए। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, 3 नाइट्रोजन है, तो यहाँ से केवल N2 निकलता है, तो N2 यहाँ से हमारा निकल गया, N2 भी निकल गया, नाइट्रोजन गैस। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ? ओनली 1 नाइट्रोजन और 1 हाइड्रोजन बचा हुआ है, यही ना बचे हुए हैं जी। चलिए, तो यहाँ पे CH3 बचा है, तो CH3 और यहाँ पे हमारा CH3, और उसके बाद अब क्या बच गया है? CH3 है, तो ये हम लिख दे रहे हैं CH3 बचा हुआ है। देखिए CH3 यहाँ पे बचा हुआ है। अब यहाँ पे 1 हाइड्रोजन बचा हुआ है, इसमें क्या, इसमें 2 नाइट्रोजन निकल गए हैं, तो 1 नाइट्रोजन और 1 हाइड्रोजन मतलब NH बचे हुए हैं। तो CH3 और N और 2 हाइड्रोजन है, तो H2 लिख सकते हैं ना, मतलब NH2 लिख सकते हैं कि नहीं? CH3N और H2, तो CH3NH2 हम कर सकते हैं। ये हमारा क्या है? 1 कार्बन है तो मेथ कहते हैं ना, तो मेथिल एमीन हो गया, ठीक है ना। तो ये हम क्या कहेंगे? मेथिल। ठीक है जी, मेथिल एमीन। ये क्या है? हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल है। ये क्या है हमारा? ये है एसिटिक अम्ल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट ले लीजिए, आगे हम बढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं, और ये हमारा क्वेश्चन मैं कह सकता हूं कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जब आप अंतिम चैप्टर पढ़ेंगे जैव अणु, तो जैव अणु चैप्टर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से समझेंगे, 3 नंबर में पूछा जाता है, 3 मार्क्स में ये टॉपिक पूछा जाता है,
ठीक है ना। तो 3 मार्क्स तो कम नहीं ना होते हैं जी, कम तो नहीं लग रहा है ना आपको। तो यहाँ पे क्या कहा गया, टॉलिन अभिकर्मक क्या है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कह रहा है कि ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। मतलब टॉलिन अभिकर्मक जब ग्लूकोज के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे टॉलिन अभिकर्मक कहा गया है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं टॉलिन अभिकर्मक क्या होता है, ठीक है ना। टॉलिन अभिकर्मक क्या होता है पहले समझ लेते हैं। तो इन अभिकर्मक, ठीक है ना, इन अभिकर्मक नहीं होगा, यह अभिकर्मक, यह होगा, ठीक है ना। तो ये जो अभिकर्मक है टॉलिन अभिकर्मक क्या है, एक रासायनिक अभिकर्मक होता है, ठीक है। टॉलिन जो अभिकर्मक होता है वो एक रासायनिक अभिकर्मक होता है, ठीक है, जिसका उपयोग एल्डिहाइड समूह का पहचान करने में किया जाता है। अब देखिए एल्डिहाइड समूह यहाँ पे गलत कर दिया गया है, क्या भैया क्या टाइपिंग होता है, टाइपिंग में ये मिस्टेक किया गया है, ठीक, थोड़ा सा मैं इरेज कर दे रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। अब हम लिख देते हैं CHO, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं जी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया, टॉलिन अभिकर्मक क्या है, एक रासायनिक अभिकर्मक है जिसका उपयोग होता है एल्डिहाइड समूह, एल्डिहाइड मतलब CHO समूह की पहचान करने के लिए किया जाता है। समझ रहे हैं ना। मतलब टॉलिन अभिकर्मक क्या है, एक रासायनिक अभिकर्मक है जिसका हम उपयोग करते हैं एल्डिहाइड समूहों की पता लगाने में, पहचान करने में कि ये पदार्थ में एल्डिहाइड है या नहीं है, एल्डिहाइड समूह है या नहीं है, इसकी पहचान करने में किया जाता है। समझ गए ना, सिंपल सा टॉलिन अभिकर्मक का परिभाषा बोल देंगे। उसके बाद आता है यहाँ पे दूसरा हमसे क्वेश्चन कहा कि ग्लूकोज के साथ रासायनिक समीकरण लिखिए। तो टॉलिन अभिकर्मक अगर ग्लूकोज के साथ क्रिया करता है तो इसका रासायनिक समीकरण हमें देना है, ठीक है। तो चलिए जी ले देते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज के साथ हमें क्रिया कराना है, तो यहाँ पर रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे हम रासायनिक समीकरण दे रहे हैं। तो सबसे पहले ग्लूकोज ले लेंगे। ग्लूकोज का तो ऐसे सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है, यही ना ग्लूकोज का सूत्र है जी, C6H12O6 होता है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, टॉलिन अभिकर्मक के साथ क्रिया करा देंगे। टॉलिन अभिकर्मक का जाहिर सी बात है आप सूत्र जानते हैं, क्या होता है जी, AgNH3 का होल ट्वाइस और उसके बाद OH, ठीक है। ये हमारा टॉलिन अभिकर्मक है। और टॉलिन अभिकर्मक का हम 2 अणु ले लेंगे, ठीक है ना। तो ग्लूकोज का जब हम टॉलिन अभिकर्मक के साथ 2 अणु लेकर हम इसको क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम इसकी टॉलिन अभिकर्मक के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, बात को समझिएगा। होता यहाँ पे ये है ना कि यहाँ से सबसे पहले तो 2 मात्रा में जो Ag है, यहाँ पे ये हमारा जो सिल्वर है ये बाहर निकल जाता है, 2 मात्रा में, 2 का गुणा हुआ है तो 2 मात्रा में निकल जाता है। तो सबसे पहले ये हम साइड प्रोडक्ट के रूप में ये लिख देंगे कि 2Ag निकल जाता है, 2Ag निकल गया। उसके बाद क्या बचा, देखिए ये NH3 का होल ट्वाइस है, इसका मतलब 2 NH3 है, परंतु इसके आगे भी तो 2 से गुणा हुआ है ना, तो इसका मतलब 2 दूना 4, 4 मात्रा में अमोनिया है, NH3 है, तो 4 मात्रा में ये NH3 भी निकल जाता है। 4 मात्रा में क्या निकलता है, अमोनिया NH3 भी निकल जाता है, 4 मात्रा में ये भी निकल गया। अब उसके बाद ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या बचा हुआ है, केवल OH बचा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, समझिएगा बात को हम क्या समझाना चाहते हैं, 2 मात्रा में यहाँ पे OH, इसी प्रकार है ना, 2 से गुणा हुआ है, इसका मतलब 2, इसका मतलब क्या है कि 2 OH का मतलब 1 OH 1 OH, 2 यहाँ पे OH है कि नहीं है, 2 से गुणा है तो 2 OH है। तो यहाँ से जानते हैं क्या हुआ है, इतना ये सब निकल जाता है। देखिए H 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मतलब H2O, तो H2O यहाँ से निकलेगा, तो यही हम नीचे लिख दे रहे हैं H2O, मतलब यहाँ से जल के भी अणु निकल रहे हैं। बचा इसमें से केवल क्या है, बचा है 1 ऑक्सीजन, ये वाला 1 ऑक्सीजन केवल बचा हुआ है, यही ना बचा हुआ है। और यहाँ पे ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज हम लिख देते हैं यहाँ पे C6H12O,
C6H12O6 है और ये ऑक्सीजन जो है इसमें जुड़ जाएगा तो O7 हो जाएगा, O7। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मेन प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, ग्लूकोनिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो जब हम क्या कराते हैं, जब हम ग्लूकोज की क्रिया क्या कराते हैं, टॉलिन अभिकर्मक के साथ कराया जाता है तो हमारा ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण होता है। इसके साथ साथ अमोनिया का रजत दर्पण का भी निर्माण होता है। इसके साथ साथ अमोनिया का भी निर्माण होता है। इसके साथ साथ बाहर क्या निकलता है, जल के अणु भी बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, सबसे पहले ये हमारा क्या है, ग्लूकोज। ठीक है जी, ये क्या है, टॉलिन अभिकर्मक। ठीक है जी, उसके बाद यहां पे ये क्या है, C6H5O7 मतलब ग्लूकोनिक अम्ल, कोनिक अम्ल। ये हमारा क्या है, रजत दर्पण, ऊपर लिख दे रहे हैं रजत दर्पण। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, इतना याद रखिएगा, ग्लूकोज का जब टॉलिन अभिकर्मक से क्रिया होता है तो ग्लूकोनिक अम्ल तो बनता ही है, प्लस रजत दर्पण का भी निर्माण होता है। एक और चीज यहाँ पे बच गया है, संरचना, ग्लूकोज की संरचना। तो ग्लूकोज की संरचना में कहाँ बना दूं, जगह तो नहीं है, यहाँ पे बना दे रहे हैं। ग्लूकोज की संरचना जाहिर सी बात है ऐसे लिख लीजिएगा, CHO फिर CHOH। इसका आप इस तरीके से कोष्ठ में 4 मात्रा में ये होता है और फिर CH2OH होता है। तो इस तरीके से इसको बाउंड्री इस तरीके से कर दीजिएगा, ये ऐसे ही बना लीजिएगा। ठीक है ना, CHO फिर CHOH का होल 4 फिर CH2OH। ठीक है, ये संरचना आप बना लीजिए ग्लूकोज का जगह पर, बस इतना ही करना है आपको। आपका ये आंसर कंप्लीट होता है, स्क्रीनशॉट आप अच्छे तरीके से ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। हाँ जी, दिखाई नहीं दे रहा है क्या उधर, थोड़ा सा मैं कैमरे को इधर कर दे रहे हैं। चलिए जी, अब दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। एक और हम इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। फेलिन विलयन किस प्रकार का यौगिक की पहचान में प्रयुक्त होता है, रासायनिक समीकरण लिखिए। अब ध्यान से समझिएगा, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि टॉलिन अभिकर्मक मतलब क्या होता है, तो टॉलिन अभिकर्मक होता है वो एल्डिहाइड समूहों की पहचान करता है ना। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि फेलिन विलयन है, ये किस प्रकार की यौगिकों की पहचान करता है, रासायनिक समीकरण दीजिए। तो फेलिन विलयन भी है ना, ये भी हमारा एल्डिहाइड समूहों की ही पहचान करता है। तो यही बात हम लिखेंगे कि फेलिन विलयन का उपयोग एल्डिहाइड समूह मतलब CHO वाले यौगिकों की पहचान करने में किया जाता है। मतलब एल्डिहाइड समूहों की पहचान करने में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए जी, इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे आता है पहचान की विधि। तो पहचान की विधि इतनी समझ गए कि फेलिन विलयन का उपयोग एल्डिहाइड समूहों की पहचान करने में किया जाता है, CHO समूह की पहचान करता है। अब कैसे करता है, तो पहचान की विधि में हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है कि जब किसी यौगिक को फेलिन विलयन के साथ गर्म किया जाता है, जब हम किसी यौगिक को फेलिन विलयन के साथ गर्म करेंगे, हम इसी यौगिक की पहचान कर रहे हैं कि एल्डिहाइड समूह है या नहीं। तो जब उस यौगिक को फेलिन विलयन के साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा, यदि यौगिक में एल्डिहाइड समूह होता है, यदि इस यौगिक में एल्डिहाइड समूह होगा तो क्या होगा, तो फेलिन विलयन नीले रंग को बदलकर लाल ईंट लाल अवक्षेप बना देता है। मतलब जो फेलिन विलयन का जो नीला रंग पहले होता है, तो नीले रंग जो होगा ना वो बदल कर क्या हो जाएगा, लाल अवक्षेप बन जाएगा। अगर वो यौगिक क्या होगा, अगर वो यौगिक में एल्डिहाइड समूह होगा तो ये जो फेलिन विलयन है जिसका रंग नीला होता है वो लाल रंग में बदल जाएगा। समझ रहे हैं, तो यही बात हमसे कहा गया। ठीक है, एक बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है जी, फेलिन विलयन है वो एल्डिहाइड समूहों को पता करने में इसका उपयोग किया जाता है।
जब क्या होता है उस यौगिक को हम फेलिन विलयन के साथ क्रिया कराएंगे तो अगर एल्डिहाइड समूह इस यौगिक में होगा तो जो फेलिन विलयन है उसका रंग नीला होता है तो वो लाल अवक्षेप में बदल जाएगा। समझ रहे हैं। चलिए अब इसका आता है कि रासायनिक समीकरण भी हमें देकर बताना है जी। तो चलिए इसका रासायनिक समीकरण हम दे दें। तो जैसे हमें मान लेते हैं सपोज डेट हम ग्लूकोज में पता लगाते हैं, सपोज डेट हम ग्लूकोज में पता लगाते हैं कि इसमें एल्डिहाइड समूह है या नहीं। तो ग्लूकोज में सूत्र होता है CHOCH का होल 4 और CH2OH। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ग्लूकोज हो गया। CHOH का होल 4 CH2OH। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ग्लूकोज हो गया है। अब ग्लूकोज का हम क्या कराते हैं, ग्लूकोज का हम फेलिन विलयन क्या, फेलिन विलयन से क्रिया कराते हैं। फेलिन विलयन मतलब कॉपर ऑक्साइड, इसी को हम फेलिन विलयन कहते हैं। तो इसकी 2 मात्रा में ले लेते हैं। तो जब फेलिन विलयन से हम क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, जैसे ही हम इसकी क्रिया कराएंगे ना तो देखिए क्या होता है। बात को अगर आप समझें तो केवल यहाँ पे देखिए 2 कॉपर है 2 ऑक्सीजन है। तो एक ऑक्सीजन इसमें से निकल कर यहाँ पे केवल आकर ऐड हो जाता है। तो समझिएगा कैसे ऐड हो रहा है, COOH। देखिए C यहाँ का एक ऑक्सीजन आ गया, एक ऑक्सीजन पहले से था तो 2 ऑक्सीजन और एक H है तो एक H छोड़ गया। फिर अब नीचे का ये जो है वो ऐसे ही लिख देंगे हम, क्या है जी, CHOH का होल 4 है तो ये हमने होल 4 लिख दिया। फिर CH2OH है तो ये हमने लिख दिया CH2OH। तो ये हमने ऐसे लिख दिए। फिर उसके बाद अब क्या बचा है, तो देखिए यहाँ से केवल ऑक्सीजन ही न निकले हैं तो अब यहाँ पे क्या बच गया, 2 कॉपर बचे हैं और एक ही अब ऑक्सीजन बचा होगा। तो 2 कॉपर है तो Cu2O। तो ये 2 कॉपर 1 ऑक्सीजन ये हमारा बाहर निकल जाता है। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो हमारा अवक्षेप बना होगा ग्लूकोनिक अम्ल, ठीक है, ये हमारा, अब इसको क्या कहेंगे, क्यूप्रस ऑक्साइड कह देंगे। तो यहाँ पे मैं नाम लिख दे रहा हूं, क्यूप्रस ऑक्साइड। ये तो क्यूप्रस ऑक्साइड कह देंगे। इसको क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, सॉरी, ओहो, ये हमारा क्या है जी, इसको हम क्या कहेंगे, ग्लूकोनिक अम्ल कहेंगे। ये हमारा ग्लूकोनिक अम्ल है। अरे भैया हम एक संरचना तोड़ के बताएं तब इतना हार्ड है। ग्लूकोनिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, C6H12O7, यही होता है। तो या तो ऐसे लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए। अब ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। तो या तो ऐसे लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए। तो समझाना इजी था संरचना तोड़कर, इसलिए हमने संरचना तोड़कर आपको बता दिया। इस तरीके से कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। ग्लूकोनिक ये हमारा अम्ल हो गया। तो ये जो ग्लूकोनिक अम्ल है, ये फेलिन विलयन जो है ना, क्यूप्रस ऑक्साइड जो है, ये अब लाल अवक्षेप में बदल जाता है। इससे हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या है, इसमें हमारा एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। वास्तव में क्या होता है जानते हैं, वास्तव में क्या होता है, ये जो CHO समूह है, ठीक है, ग्लूकोज में ये CHO समूह है ना, तो CHO समूह है, इसमें जो COH है, तो वास्तव में हुआ यही है ना कि CHO जो समूह है वो अब छुप गया है और ये COOH बन गया है, छुपा हुआ है। अभी भी इसमें अगर आप देखेंगे तो CHO है और एक फिर O है। वास्तव में ऐसे ही ना है जी। तो एल्डिहाइड समूह इसमें है, बस पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो यही तो पहचान करता है, आपको लिख देना है। क्या क्वेश्चन कहा गया था कि फेलिन विलयन किस प्रकार की यौगिकों की पहचान करता है, तो एल्डिहाइड समूहों वाले यौगिकों की पहचान करता है। रासायनिक समीकरण दीजिए। तो हमने विधि भी बता दिया कि किस प्रकार पहचान करेगा, कि जब हम उस यौगिक को फेलिन विलयन के साथ क्रिया कराएंगे तो एल्डिहाइड जो समूह, अगर इस यौगिक में एल्डिहाइड समूह होगा तो जो फेलिन विलयन है ना, वो उसका नीला रंग होता है, वो लाल अवक्षेप में बदल जाएगा। इसका रंग क्या हो जाएगा, लाल अवक्षेप हो जाएगा। तो लाल अवक्षेप में बदल जाएगा। समझ गए होंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले ही लिए हैं।
अगला हमारा आता है और ये हमारा 11th और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी बस अंतिम ये हमारा क्वेश्चन, इसके बाद समाप्त हो जाएगा पूरी तरीके से। आपकी केमिस्ट्री का 3 नंबर वाला जो हमने प्रॉमिस किया था वो भी हम कंप्लीट करा दिए। अब बचे क्या है 4 नंबर वाले और बचे हैं 5 नंबर वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो भी हम कराएंगे जी, उसका टेंशन आप ना लें, ठीक है। अगला हमारा आता है रासायनिक समीकरण देते हुए सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में कार्बोनेट यहाँ पे कार्बोनेट समूह होते हैं, ठीक है ना, कार्बोनिल समूह होते हैं, ठीक है। तो ये हमसे यहाँ पे कह रहा है कि रासायनिक समीकरण देते हुए हमें सिद्ध करना है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह होते हैं। कार्बोनिल यहाँ पे, ठीक है ना, कार्बोनिल समूह की बात हो रहा है, मतलब CO समूह होता है, ठीक है, ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह होते हैं। ग्लूकोज में क्या होते हैं कार्बोनिल, ग्लूकोज में क्या होते हैं, ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह होते हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना, ठीक है। ग्लूकोज में क्या होते हैं, उत्तर में हमें क्या बताना है कि रासायनिक समीकरण दे देना है केवल कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह होते हैं। तो हमने लिख दिया है ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह होते हैं, इसको निम्न समीकरण द्वारा हम सिद्ध कर सकते हैं। अब मतलब ग्लूकोज में तो एक कार्बोनिल समूह होगा, बट अब इसको हमें प्रूव भी करना होगा। यहाँ पे 3 नंबर में पूछा गया ना, तो प्रूव भी करना होगा। तो अब इसको निम्न समीकरण द्वारा हम प्रूव कर सकते हैं, और जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे वो केवल कार्बोनिल समूह है, मतलब CO समूह रहेगा तभी जाकर वो प्रोडक्ट बनता है। तो इसी से ये प्रूफ हो जाएगा। जैसे कि फेहलीन विलयन के साथ क्रिया, अगर हम ग्लूकोज को फेहलीन विलयन के साथ क्रिया करा देंगे तो जो हमारा बनेगा ना, ठीक है, फेहलीन विलयन से जो फेहलीन विलयन उसमें अपचयित कर देता है। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, ग्लूकोज की उपस्थिति में एल्डिहाइड समूह फेहलीन विलयन को अपचयित कर देता है, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। जैसे अभी हमने ये सब हमने करा ही दिया है, जैसे कि अभी हमने बताया था, हम क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पे ग्लूकोज का, तो संरचना टाइप में बनाकर हम समझा देते हैं CHOH का होल 4 और फिर CH2OH। ये हमारे क्या बन गया जी, ये हमारा ग्लूकोज का क्या बन गया, ग्लूकोज का संरचना हमने बना दिया है। और ग्लूकोज का हम क्या करा देते हैं, ग्लूकोज का हम मतलब फेहलीन विलयन से क्रिया करा देते हैं, ठीक है। तो फेहलीन विलयन का सूत्र क्या होता है, CuO, कॉपर ऑक्साइड होता है, इसका 2 मात्रा में हम क्रिया करा देते हैं। तो जैसे ही हम इसकी क्रिया कराएंगे यहाँ से एक ऑक्सीजन इसमें आकर ऐड हो जाएगा, तो COOH बन जाएगा, नीचे CHOH का होल 4 है, तो ये होल 4 और फिर CH2OH है, तो ये CH2OH हो गया। समझ रहे हैं ना, ये क्या हुआ है, सिंपल सा, केवल एक ऑक्सीजन जाकर यहाँ पे ऐड हो गया है, तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट ये बन गया है। अब बचा क्या, यहाँ पे 2 कॉपर और 1 ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो 2 कॉपर को Cu2 और 1 ऑक्सीजन को O, क्यूप्रस, और यहाँ पे क्या बन गया, क्यूप्रस ऑक्साइड बन गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ग्लूकोज की उपस्थिति में एल्डिहाइड समूह फेहलीन विलयन को अपचयित कर देता है। तो एल्डिहाइड जो समूह है वो फेहलीन विलयन को अपचयित यहाँ पे किया कि नहीं किया है जी, यहाँ पे अपचयित तो कर ही दिया ना। तो ये केवल एल्डिहाइड समूह ही कर सकता है, ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड। देखिए अगर ज़्यादा कुछ ना समझ में आए तो मैं इतना समझाना चाहूँगा कि देखिए कि जब ये ना बस इतना मैं कहूँगा कि फेहलीन विलयन में मतलब ग्लूकोज में CO समूह होता है, इसको प्रूफ करने के लिए ये समीकरण हमें प्रूफ कर देता है। अब इतना आप डीप में अब जाएंगे कि ये कैसे प्रूव करता है, तो इतना समझ जाइएगा, CHO जो समूह है मतलब एल्डिहाइड समूह, वो फेहलीन विलयन को क्या कर देता है, अपचयित कर दिया है, ठीक है, समझ गए ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑक्सीजन को निकाल लिया, इसका मतलब अपचयित करना ही तो हुआ ना। अब कौन आपको बताया कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं। अपचयन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल कर यहाँ पे ऐड हुआ है। देखिए एक ऑक्सीजन ऐड हुआ है तभी तो ये हुआ है ना। अपचयन की अभिक्रिया कब होता है, जब ऑक्सीजन निकलता है तो अपचयन, और जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है जी, यहाँ पे अपचयन हो रहा है, इसमें से ऑक्सीजन निकला हुआ है।
तो यहां पे इसी से प्रूफ हो जाता है कि ग्लूकोज में CO समूह है। दूसरी बात, टॉलेन अभिकर्मक के साथ क्रिया। अब टॉलेन अभिकर्मक, ग्लूकोज टॉलेन अभिकर्मक के साथ अपचयित करके चांदी का दर्पण बनाता है। अब ये हमने बताया नहीं था, यही आपको समीकरण लिखना है, ठीक है। चलिए अब क्या पीछे दिखाएं, अभी हम लिखेंगे भी तो समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे ग्लूकोज की या तो संरचना बनाते या सिंपल सा भी हम लिख सकते हैं। तो चलिए हम सिंपल सा यहाँ पे पहले लिख देते हैं C6H12O6, ठीक है ना, O6। तो ये हमारा ग्लूकोज हो गया। अब ग्लूकोज को हम किससे क्रिया करा देंगे? टॉलेन अभिकर्मक के साथ क्रिया करा देंगे। टॉलेन अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है जी? AgNH3 का होल ट्वाइस, और क्या होता है? AgNH3 का होल ट्वाइस और OH। यह हमारा टॉलेन अभिकर्मक हो गया। इसका 2 अणु हमने ले लिया है। कितने अणु हमने ले लिया है? 2 अणु। 2 अणु हमने यहाँ पर ले लिए हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम ग्लूकोज का टॉलेन अभिकर्मक के साथ क्रिया करा देते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है? तो समझिएगा, सबसे पहले तो यहाँ पे 2 ये रजत दर्पण Ag है, यहाँ से 2 मात्रा में निकलता है। तो सबसे पहले ये हमने यहाँ पे लिख दिया 2Ag निकल गया, यहाँ से 2Ag निकल गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए NH3 2 है ना, तो 2 से गुणा हो गया तो 2 दूना 4 अमोनिया निकलेगा। तो यहाँ से हम 4 अमोनिया लिख देते हैं, 4 अमोनिया NH, 4 अमोनिया निकल गया, यहाँ से 4 अमोनिया निकल गया है। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है? अब यहाँ पे केवल 2 मात्रा में OH बचा हुआ है। अगर आप समझे तो ये इस तरीके से 2 लिखा गया है, तो मतलब 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब अगर हम इसको तोड़ें तो अभी हम तोड़ कर भी एक बार समझाए भी हैं कि देखिए 1 OH 1 OH, तो इसमें से क्या होता है कि ये हमारा निकल गया 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, मतलब एक तो H2O बना, 1 ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो ये H2O, इसमें से H2O भी बाहर निकलता है। तो उस H2O को चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं H2O, ये हमारा निकल गया है। अब केवल यहाँ पे 1 ऑक्सीजन ही ना बचे हुए हैं, ये ऑक्सीजन आकर यहाँ पे C6H12O7 कर देगा। तो यही बात हम यहाँ पे लिख देते हैं C6H12O7 कर दिया। यही क्या है? ग्लूकोनिक अम्ल है। ग्लूकोनिक अम्ल। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जब ग्लूकोज टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया करके टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है, इसको तोड़ देता है। अपचयित करके यहाँ से क्या बनाते हैं? अपचयित करके चांदी का दर्पण बनाता है। चांदी के दर्पण को ही रजत दर्पण कहते हैं। यही तो हमारा रजत दर्पण Ag, यहाँ पे 2Ag क्या है? ये रजत दर्पण ही तो है। समझ में आया या नहीं आया? तो ये रजत दर्पण जब ग्लूकोज टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया करके रजत दर्पण बना देता है, इससे ये प्रूफ हो जाता है कि जो ग्लूकोज है ना, इसमें कार्बोनिल समूह है, ठीक है। और जो फेलिन, ग्लूकोज को जो फेलिन विलयन से क्रिया कराया जाता है तो फेलिन विलयन को अपचयित कर देता है। इसी से पता चल जाता है कि इसमें ग्लूकोज में CO समूह है। तो 2 हमने एग्जाम्पल दिया है, आप 1 भी लिखते तब भी आपको फुल ही नंबर मिलेंगे। आशा करता हूं कि आपको जितना हमने कोशिश किया आसानी से समझाने का, वो हमने समझाने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूंगा कि थोड़े हार्ड होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट मेहनत करेंगे ना तो सब आपको आने लगेंगे। हो सकता है कि एक बार में समझ में ना आए, एक बार और वीडियो देखे ना पड़े, या आप नोट डाउन करें, उसको याद करें तो समझ में आ जाएंगे। अदरवाइज मैं यही कहूंगा, अगर आपको लगता है कि आपके लिए कुछ मेहनत किया गया है, चैनल पर नए होंगे तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब बचे हुए केमिस्ट्री में 4 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन वो भी हम जल्दी करा देंगे। बचे हुए हैं अब हमारे फिजिक्स में केवल 5 नंबर वाले क्वेश्चन। तो अगर आप कमेंट करते हैं तो फिजिक्स के 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी हम लेकर आएंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जरूर वहां पे फ्री में आपको ज्वाइन करना है। 1 भी रुपए नहीं लग रहे हैं, वहां पे ज्वाइन हो जाएंगे, जहां से हम आपकी बेहतर तरीके से तैयारी करा सकें। इंस्टा पे हमें फॉलो करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टॉपर नोट्स अभी तक आपने मैसेज नहीं किए हैं तो जाइए मैसेज करके इस टॉपर नोट्स को हमारी जरूर लीजिए, जिससे आपकी बेहतर तैयारी और भी हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।